स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं स्टडी IQ IAS में। नाउ दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले धर्मशाला गया था। तो धर्मशाला जब गया था तो दोपहर का टाइम हो रहा था और उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने देखा कि सारी दुकानें बंद थी, चारों तरफ दुकानें बंद थी और सब पे लिखा था फ्री टिबेट। अब ये फ्री टिबेट मूवमेंट क्या है? अचानक से पूरी दुनिया ये फ्री टिबेट मूवमेंट, टिबेटियन इंडिपेंडेंस की बात क्यों करने लगी है? ये वेस्ट का इतना ज्यादा ध्यान और अचानक से, मतलब हर जगह सब लोग म्यूट स्पेक्टेटर की तरह थे। इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया था, इंडिया ने कुछ कहा नहीं था। एक तरीके से सबने इस इशू को बैक बर्नर पे डाल दिया था जब टिबेटियंस की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। और आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया को अपना घर बना लिया है टिबेटियन बुद्धिस्ट लोगों ने। अपने कल्चर को लेके आए हैं, अपने सारे प्रैक्टिस, कल्चर, रिलीजियस सारी प्रैक्टिसेस को आज इंडिया में तरीके से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, और स्पेशली द एरिया ऑफ धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। अब आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन है, आपको सिविल सर्विसेज में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिए और मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए टेलीग्राम में। आपको सारी वीडियोस और PDF मिल जाएंगे लेक्चर्स के। अब मैं चाहता हूं कि आप एक मेंस का क्वेश्चन देखें और इसे अटेम्प्ट करिए, इसे कमेंट में आंसर करिए। जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा। ये देखिए, टिबेट हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल पिवट ऑफ द वेस्ट। वेस्ट कुछ ना कुछ गेम्स खेल रहा है, वेस्ट कुछ चाहता है, इट वांट्स टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ दिस टिबेटियन गेम्स। और ये देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कमेंट ऑन व्हाई इंडिया हैज हिस्टोरिकली इग्नोर्ड। इंडिया का क्या रीजन रहा था कि इंडिया ने कभी टिबेट की बात नहीं की, टिबेटियन इंडिपेंडेंस, फ्री टिबेट मूवमेंट की बात नहीं की, इग्नोर करके रख दिया? और क्या ये जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें हमें कुछ और करना चाहिए? शुड इंडिया चेंज इट्स स्टांस? शुड इंडिया टेक द रिस्क ऑफ चेंजिंग इट्स स्टांस? क्या इससे इंडिया चाइना राइवलरी और बढ़ सकती है? क्या इससे हमारी बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ सकती हैं? तो इसको आप थोड़ा सोच के फिर आंसर करिएगा। चलिए, एक बात समझिए कि टिबेट एक रीजन है। रीजन मतलब कुछ ना कुछ यूनिक है उसके अंदर, और एक टिबेटियन प्लेटू है। एक्चुअली ये जो टिबेटियन प्लेटू है, नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज है, 4,500 से 5,000 मीटर की हाइट पे आपको एक प्लेटू मिला है, फ्लैटलैंड मिला है, टेबल टॉप मिला है। और यहां पे एसेंशियली आपको पानी मिलेगा, आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, बट बहुत तेज कोल्ड विंड्स भी मिलेंगे। स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है और यहां पे एथनिक टिबेटियंस रहते हैं जो कि एसेंशियली बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं एज अ रिलीजन। और दलाई लामा इनके एक तरीके से कल्चरल एंड रिलीजियस हेड, जो एक तरीके से पॉलिटिक्स में भी अपनी काफी रुचि रखते हैं, मतलब उनकी काफी सिग्निफिकेंस है। अब एक चीज समझिए कि जो 13th दलाई लामा है, इन्होंने अपने आप को डी फैक्टो लीडर और एक तरीके से टिबेटियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। इस टाइम में टिबेट और इंडिया ये बॉर्डर शेयर करते थे। चाइना यहां कहीं पे भी था नहीं। चाइना वाज नॉट बोर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एसेंशियली ये सब कुछ कब तक चलता रहा? ये तब तक चलता रहा जब तक चाइना गेम में नहीं आया। जैसे ही चाइना गेम में आता है, इंडिपेंडेंस होती है, तो माओ जेडोंग अपने वही बैरल ऑफ द गन यूज करके आ जाते हैं और जो टिबेटियन लोग हैं उनको एक तरीके से कैप्टिव करना शुरू करते हैं, उनको डिटेन करना शुरू करते हैं, मास किलिंग्स होती है। और इसके बाद फोर्सफुली वहां के लीडरशिप से साइन करवाते हैं 17 पॉइंट अग्रीमेंट। और ये जो 17 पॉइंट अग्रीमेंट है, इसमें वो कहते हैं कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, आपके बुद्धिज्म को, इसको सबको आराम से अलाउ करने देंगे। बस आप हमें थोड़ी सिविलियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए। बट इसके बाद दलाई लामा, जो उस टाइम के हेड होते हैं, 13 दलाई लामा, अभी वाले नहीं, उस टाइम के, वो कहते हैं कि दिस इज कल्चरल जेनोसाइड। हमें फोर्सफुली एक तरीके से हमें कब्जाया जा रहा है। और उसके बाद मास रेबेलियन शुरू होता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि 1954 में इंडिया ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था। हम उस टाइम में एक अलग सी आइडियलिज्म में चल रहे थे। हमारी जियोपॉलिटिक्स, हमारे पूरे वर्ल्ड अफेयर्स, जो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी था, वो ऐसा चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब एंड में तो हमने सोवियत के साथ अलाइन किया ही, और उसके बाद हमने यूएस के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। बट उस टाइम में एक बहुत ही आइडियलिस्टिक विजन था कि हिंदी चीनी भाई भाई। और 1954 ने हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब 51 में कब्जा किया गया, उसके बाद आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि दिस इज पार्ट ऑफ चाइना। और उसके बाद ये अपराइजिंग खुद टिबेटियंस करते हैं 1959 में, और एब्सोल्युटली हम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद क्या होता है कि वहां से सारे लोग भाग के, क्योंकि देखिए, जब आपकी प्रताड़ना होगी आप भागेंगे नेचुरली। और आप कहां भागेंगे? आप सिमिलर रीजन में भागेंगे, आप एक्सटेंशन ऑफ टिबेट में भागेंगे। वो सारे रीजन्स, एग्जांपल लीजिए, सिक्किम, भूटान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे ये सारे जो रीजन्स है, इसमें आपको टिबेटियन बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा थोड़ा मिलेगा। और जो ये पूरे लोग और इंक्लूडिंग दलाई लामा ये मूव करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इन्हें सेटल कराती है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, मतलब नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और यहां पे ये क्रिएट करते हैं अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये देखिए, ये स्थिति
मतलब लोगों को राउंड अप किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, और उसके बाद सिस्टमैटिकली डेमोग्राफिक चेंज कैसे? आपके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, आपके धर्म को सिनिफाई किया जाएगा, मतलब चाइनीज कल्चर ओवर योर रिलीजन। तो हर चीज में चाइना के एलिमेंट्स वो चिपकाए जाएंगे, सीनो एलिमेंट्स, और वो भी, अब वो जो एलिमेंट्स आप बोलेंगे कि हो सकता है वो डाइवर्स एलिमेंट्स है, नहीं, वो सिर्फ हान चाइनीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको चिपकाया जाएगा और धर्म को एक तरीके से पीछे छोड़ दिया जाएगा। आपकी आइडेंटिटी, कल्चर, एथनिसिटी उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद फोर्स्ड स्टरलाइजेशन कराया जाएगा ताकि आपके ज्यादा बच्चे ना पैदा हो जाए। उसके बाद फोर्स्ड अबॉर्शन कराया जाएगा, कल्चरल जेनोसाइड किया जाएगा, टारगेटेड किलिंग की जाएगी, लोग अचानक से गायब हो जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हान चाइनीज, कोस्टल चाइनीज को ऑल द वे फ्रॉम कोस्टल चाइना वहां से उठा के ऐसे रीजन में, ये सेम कहानी शिंजियांग में हुई है, ये सेम कहानी तिब्बत में हुई है। अच्छा, आप इसको एक इमेज से देखिए, तो ये शिंजियांग है, शिंजियांग में कौन रहते हैं? मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स की जो मॉस्क थी उसको मॉडिफाई कर दिया, सिनिफाई करा दिया, मतलब एक तरीके से ऐसा बना दिया। तो आप ये समझिए कि मुझे अपना रूल ऑफ लॉ है उसको सबको इग्नोर करना है, फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बिल्डिंग है, वो कल्चर उनका अपना है, उस कल्चर को ऐसे मॉडिफाई कर देना है ताकि सब कुछ यूनिफॉर्म लगे। अब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? देखिए, इंडिया जब ये 1914 में खुद से अपने आप को डिक्लेयर किया था, दलाई लामा ने कहा था कि वी आर इंडिपेंडेंट, हम ऑटोनॉमस हैं, तो इंडिया ने कहा कि ये जो पूरा शिमला अग्रीमेंट हुआ है 1914 का, तो एसेंशियली जो हमारा मैकमोहन लाइन है, मतलब जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, वो हम उसी टाइम से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही आपने कैप्चर किया तिब्बत को, तो चाइना ने क्या बोला? हम तिब्बत को इंडिपेंडेंट मानते ही नहीं थे, और तिब्बत ने साइन की हुई कोई भी ऐसे बाउंड्री एग्रीमेंट है उसको मानते ही नहीं है। तो अब इससे चाइना ने क्या कोशिश की कि हम वापस से हर बॉर्डर एरिया को रीनेगोशिएट करेंगे, मतलब आई डू नॉट अग्री विथ मैकमोहन लाइन। आप अज्यूम करिए कि कोई नई कंट्री इंडिया के पड़ोस में पैदा होती है और वो बोलती है हम ये बॉर्डर मानते ही नहीं है। तो वैसी ही बात कि पहले आपने कब्जा कर लिया, कब्जा जब कर रहे थे, मान लीजिए 1954 में आप मान भी रहे थे, आप दे भी रहे थे अश्योरेंस कि हाँ दिस इज तिब्बत, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप मान लेते कि मैकमोहन लाइन एटलीस्ट नेगोशिएट कर लेते। इफ यू आर अग्रीइंग कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, सो एटलीस्ट गेट इन रिटर्न कि भाई यू विल फॉलो द मैकमोहन लाइन। बट उस टाइम में भी हम नहीं करते, और आज वो हमारा सबसे बड़ा इशू बन चुका। और उसके बाद हमने तो ये कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, और धीरे धीरे अगर हम तिब्बत का नाम भी लेते हैं या दलाई लामा से मिलने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो तुरंत क्या होने लगता है? चाइना गलत स्टेटमेंट देने लगता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, अगर लद्दाख के रीजन में दलाई लामा जाते हैं, किसी भी बुद्धिस्ट रीजन में दलाई लामा ट्रैवल करते हैं, या दलाई लामा से कोई मिलने आ जाते हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे कोई लीडर धर्मशाला मिलने जाते हैं, तुरंत चाइना के स्पोक्स पर्सन वो उठ के वो वुल्फ वॉरियर्स वो स्कैडिंग कमेंट्री करेंगे। तो इंडिया ने एक तरीके से ये इग्नोर कर दिया, स्पेशली 1962 के वॉर के बाद। 1962 के वॉर के बाद इंडिया में एक अजीब टाइप की रियलाइजेशन, एक तरीके से कहिए कि कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि इंडिया ने उसके बाद चाइना की तरफ कभी देखा नहीं, ये सोचा कि हम चाइना को इरिटेट कैसे ना करें, हम चाइना से कैसे दूर रहें। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको याद हो 1962 में चाइना इसी प्रेशर में, मतलब इंडिया के साथ लड़ाई करते करते पाकिस्तान से सक्सम वैली भी ले लेता है, और पाकिस्तान भी बड़े स्मार्टली चाइना को इनरोड्स काराकोरम हाईवे के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू कश्मीर का भी एक पार्टी बना लेता है। तो इंडिया उस टाइम में ये अज्यूम कर रहा था कि चाइना कुछ कहे ना कश्मीर पे, इसलिए हम तिब्बत पे कुछ नहीं करते। मतलब ये रेसिप्रोसिटी हमारे दिमाग में थी, हमने इसको अग्रीमेंट में नहीं निकाला था। दूसरी बात, हमने ये रेसिप्रोसिटी उस टाइम में भी नेगोशिएट नहीं थी। कौन सी वाली? कि अगर तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना तो एटलीस्ट अग्री फॉर द मैकमोहन लाइन। मतलब हमारे नेगोशिएशन स्किल्स काफी वीकनेस से थे। और अब देखिए बहुत सीरियस बात हो रही है कि अब जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनका चयन होगा कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होंगे। तो ये रीइंकारनेशन ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा, इससे बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस होंगे। क्योंकि एक चीज समझिए, टिबेटियन बुद्धिस्ट तो वहीं रह रहे हैं, अब वो भले ही कितने प्रेशर में रह रहे हैं, बट दे आर मोर टिबेटियन, दे आर मोर बुद्धिस्ट देन दे आर चाइनीज। तो उनकी आइडेंटिटीज, तो जैसे वो दलाई लामा के स्टेटमेंट्स देखेंगे, दलाई लामा का कोई रिएक्शन होता है, तो तुरंत चाइना क्या बोलता है? ही इज अ सेपरेटिस्ट। वो सेपरेटिज्म चाहते हैं चाइना का, वो उनको एक तरीके से एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब एक रिलीजियस लीडर्स को ऐसे ट्रीट करना। और इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है, इतना कि यूएस एक एक्ट लेके आया, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। अब एक्ट लेके आया मतलब पहले ये बिल पास हो गया है
फ्रॉम बोथ द हाउसेस, और अब इसके ऊपर सिर्फ एक एक्सेंट बाकी है ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये एसेंट मिलते ही एक्ट बन जाता है और ये तीसरी पॉलिसी होगी। तो इससे पहले भी इन्होंने पॉलिसी बना रखी थी, बट इस एक्ट में ऐसा स्पेशल क्या है, इस एक्ट में पहली बार ये कह रहे हैं कि वी विल फंड, हम फंड करेंगे क्या, चाइनीज डिसइंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए यूएस ने चाइना को बहुत फंड किया, पैसे दिए, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को भेज दिया कि आप जाइए वहां पे जाके मैन्युफैक्चर करिए, बट फिर क्या आपको समझ आया कि जिसको आपने पाला था वो सांप निकला, वो आप ही को डसने लगा, हर जगह आप ही को डी इंडस्ट्रियलाइज करने लगा, हर जगह कंटिन्यूअसली अग्रेसिव कार्टोग्राफिक अग्रेशंस करने लगा, एक एक स्टेप करके धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग करने लगा। तो आपको ये समझ आ गया कि इनका डिजाइन क्या है। तो आपने क्या बोला बेसिकली कि विल चैलेंज द चाइनीज कंटेंशन दैट तिब्बत हैज बीन पार्ट ऑफ चाइना। और देखिए दलाई लामा ने भी ये कह दिया कि अब हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। दलाई लामा का अब डिमांड क्या है, जो धर्मशाला में हमारे दलाई लामा रहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अब हमें ऑटोनॉमी चाहिए। और फ्री टिबेट मूवमेंट का मतलब यह है कि मोर ऑटोनॉमी, ये जो हमारे ऊपर एक तरीके से डिक्टेटरशिप लगा रखी है शी जिनपिंग ने, इसको हटाइए, हमें अपने कल्चर के हिसाब से रहने दीजिए, हमें हमारे हिसाब से अपना जीवन व्यापन करने दीजिए, अगर हमारे बच्चे हो रहे तो होने दीजिए, अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा चॉइस है, दैट इज आवर चॉइस। आप हान चाइनीज कल्चर को यहां पे मत थोपिए। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में चाइना अर्जेस बाइडन नॉट टू साइन। देखिए आंखें कैसे दिखाते हैं, हर कंट्री को इसी तरीके से आंखें दिखाते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर स्वेस इन, तो पूरी यूएस की मतलब अक्रॉस पार्टी लाइंस डेलीगेशन आती है, प्राइम मिनिस्टर से मिलती है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये पूरी डेलीगेशन धर्मशाला जाती है। और धर्मशाला जाके क्या बोलती है नैंसी पेलोसी, शी हैज बीन अ वोकल क्रिटिक ऑफ शी जिनपिंग ऑन द टॉपिक ऑफ तिब्बत, यू विल बी गॉन। शी जिनपिंग को क्लियर वार्निंग देती है कि यू विल बी गॉन। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये देखिए अक्रॉस पार्टी लाइंस दे आर मीटिंग एंड दे आर हिटिंग, मतलब गंदे गंदे स्टेटमेंट दिए गए शी जिनपिंग पे, चाइना पे। और पैरेलली इनका सबसे बड़ा एलाई यूरोपियन यूनियन अगेन टॉक्स अबाउट तिब्बत एंड हाउ ह्यूमन राइट वायलेशन हैज बीन गोइंग ऑन। ये ह्यूमन राइट वायलेशन तिब्बत में भी चल रहा है, शिनजियांग में भी चल रहा है। और अब अगर आपको याद हो कि मैंने आपको एक कहानी बताई थी, अ न्यू कंट्री, तो अब आप देखिए ये न्यू कंट्री शेख हसीना वाली बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको क्या पता है कि साउथ चाइना सी में कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ना कोई प्रेशर चल रहे हैं। अब ये जो न्यू कंट्री की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, ये कहां आपने देखी थी, ये कंट्री की बात हो रही थी म्यांमार के अंदर। और क्यों बोला जा रहा था कि यहां पे नई कंट्री बनाई जाएगी, क्योंकि शेख हसीना ने ये बोला था कि उनको एक ऑफर मिला था कि क्या हम यहां पे एक यूएस बेस बना सकते हैं। आप जरा दिमाग लगा के सोचिए, यूएस इंडिया में या बांग्लादेश में एक बड़ा बेस क्यों चाहता है, इस एरिया में क्यों पर्टिकुलरली एक बेस चाहता है, क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि यूएस एक नया फ्रंट खोल के रखना चाहता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना इज द नेक्स्ट बिग एनिमी। अगर यूएस ने चाइना को अगले 10-15 साल में कंटेन नहीं किया तो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली, एक तो आपको समझ आ चुका है चाइना रशिया एक्सिस बन चुका है, और इंडिविजुअली चाइना अपने बेल्ट एंड रोड कितना एक्सपेंशनिस्ट है, जमीन खाए जा रहा है आसपास की कंट्रीज की। साउथ ईस्ट एशियन छोटी छोटी आसियान कंट्रीज हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके सी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यूनिलेटरल मेजर्स बिना किसी से पूछे हुए, और धीरे धीरे पहले 9 डैश लाइन, फिर 10 डैश लाइन, कल के डेट में बोलेगा 15 डैश लाइन, कि पूरा ये समंदर ही मेरा है, उसके सारे रिसोर्सेज मेरे हैं। आपको ये इससे भी समझ आएगा कि श्रीलंका में हम्बन टोटा, ये पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो उसी तरीके से देखिए यूएस चाहता है कि म्यांमार में उसके पास एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ हो। वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ एक नई कंट्री हो सकती है, एक बड़ा बेस हो सकता है, या तो बांग्लादेश हो या इंडिया में हो। इंडिया मना करेगा, बांग्लादेश मना करेगा, अपने सोवरेनिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो म्यांमार, और अगर ये ना हो तो तिब्बत। तो हर जगह से यूएस ये कोशिश कर रहा है कि फ्रॉम दिस फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम दिस फ्रंट प्रेशर बने चाइना पे। ये फ्रंटियर अगर खुलता है किसी भी तरीके से, अब देखिए ये तो इंडिया के कैलकुलेशंस है कि इंडिया इसको कैसे प्ले करता है, बट यूएस के अभी इंटेंशंस क्या है और वो क्यों है ये समझिए। यूएस चाइना ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में शुरू हुआ था, आज तक चलता आ रहा है ये ट्रेड वॉर, और एसेंशियली ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फियर है कि आपकी सारी कंपनी मूव हो चुकी है और आपकी सारी जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग, आज डोनाल्ड ट्रंप से ये बोला जा रहा है कि प्रॉमिस मी डोनाल्ड, यू विल ब्रिंग द बेस्ट टैलेंट टू यूएस। वो बोला जा रहा है कि टैलेंट का फ्लाइट हो रहा है, मनी का फ्लाइट हो रहा है, कंपनी का फ्लाइट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का फ्लाइट हो रहा है, सर्विसेज का फ्लाइट हो रहा है, और दुनिया में
ये चाइनीज इंडियंस जा जाके स्टार्टअप्स बना रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं, मल्टी बिलियनर्स बने, बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाए इन्होंने, खूब पैसा बनाया और स्टॉक मार्केट में गए, वहां पे भी सक्सेसफुल हुए। सिमिलर टाइम पे साउथ चाइना सी में ड्रिल्स, काउंटर ड्रिल्स, रीजनल टेंशंस, दे आर एट अ बॉयल। और यहां पे देखिए रीजनल बुली वाला बिहेवियर, पहले आप बोलते हैं कि आप कोई भी वेपन्स लेके मत आइए, फिर आप वही बार्ब्ड वायर, आप कुल्हाड़ी लेके दूसरी कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को, फिलीपींस को आप एक तरीके से रीजनल बुली बन जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ड्रिल्स एंड काउंटर ड्रिल्स, कभी रेड सी में चाइना ड्रिल करेगा, कभी यहां पे ये अपने पैक्स बना के, कभी क्वाड, कभी ऑकस, कभी स्क्वाड, किसी भी तरीके से यूएस इज ट्राइंग टू फाइंड अ फुट होल्ड। जैसे कि उसने यूक्रेन को पकड़ा और यूक्रेन को पकड़ के रशिया को एक तरीके से बांध के रख दिया। और अब यूक्रेन को क्या बोला कि प्लीज गो एंड हिट इनसाइड रशिया, अंदर, जितना अंदर डीप में मार सकते हो मारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे लो, वेपन्स लो। तो उसी तरीके से दे वांट टू हैव अ इनडायरेक्ट डिस्प्यूट, और एट टाइम्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो डायरेक्ट डिस्प्यूट में चले जाएं। और यहां पे आप देखिए बहुत ये टेक्नोलॉजी का भी वॉर है, चिप वॉर। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखें, चाहे आप चिप्स देखें, हर जगह रैशनिंग की जा रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं, चाइनीज जो लोग आते हैं यूएस में, वो एस्पियोनाज में इन्वॉल्व हैं, वो एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी थेफ्ट करते हैं और थेफ्ट करके वापस चाइना जाते हैं, रिवर्स इंजीनियर करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा जोक बन गया है कि कहीं पे कोई भी हेलीकॉप्टर गिर जाए या कोई जेट गिर जाए यूएस का, तो बस चाइना वहां पे पैसे देने आ जाता है उस कंट्री को कि बस ये माल पुर्जा मेरे हाथ में दे दो, मैं इसको मैन्युफैक्चर करके 1-2 महीने में रिवर्स इंजीनियर करके तुम्हें भी 2-4 गिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, ये रशिया यूक्रेन वॉर में हर जगह बात आई डीजीआई ड्रोन्स की। ये जो डीजीआई ड्रोन्स है 70% ये ग्लोबल मार्केट्स ड्रोन्स के उसको हैंडल करता है। और हर जगह देखा गया कि रशिया के पास मैक्सिमम जो डुअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, चिप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, ट्रेनिंग, वेपन्स, एम्यूनिशन, सब कुछ चाइना से आ रहा था। तो एक चीज समझ आ गई थी कि ये जो एक्सिस है ना रशिया चाइना का, उसको अब तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब सैंक्शन होना शुरू होता है। अब देखिए सैंक्शन का फर्क पड़े या ना पड़े, बट इंडिया यहां पे कैसे ड्रैग होता है, क्योंकि इंडिया, एक चीज समझिए, इंडिया को एक रियलिटी अब समझ आ चुकी है कि देयर इज द इशू ऑफ टू फ्रंट वॉर। ये जो बेल्ट एंड रोड, ये पूरी कहानी है ना, ये मकड़े का जाल, ये मकड़े का जाल। अब सोचिए अगर ईरान ने छोटा सा मकड़े का जाल बनाया, छोटा सा, बहुत छोटा मकड़े का जाल बनाया, तो बर्बाद कौन हुआ? तो बर्बाद हुआ 7 अक्टूबर को इजराइल, और फिर इजराइल ने हमास को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा गाजा स्ट्रिप बर्बाद कर दिया। तो पॉइंट ये है, अगर छोटे से मकड़े का जाल ईरान से इतना डेंजरस हो सकता है, तो आप वैसे सोचिए कि इसके मकड़े का जाल प्रॉपर यूरोप तक जाता है, अफ्रीका पे जाता है, पूरे एशिया के अक्रॉस जाता है, और सारे रिसोर्स बेल्ट पे जाता है, सारे ट्रेड बेल्ट पे जाता है, वीक गवर्नमेंट्स को अपने हाथ में लेता है, करप्ट करता है पॉलिटिशियन को। और इंडिया के नेबरहुड में देखिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब आपको इधर से भी बे ऑफ बंगाल में घुसना है, और आपको ये तो पता ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आपको अरेबियन सी में जाना है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके आपको हम्बन टोटा पे आना है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है दैट यू वांट टू इनसर्कल इंडिया थ्रू द पोर्ट, यू वांट टू पुट प्रेशर ऑन द नेक ऑफ इंडिया। आप कश्मीर पे भी इशू बनाना चाहते हैं, आप अरुणाचल पे भी इशू बनाना चाहते हैं, आप डोकलाम में भी आते हैं, आप गलवान में भी आते हैं, आप न्यू विलेजेस भी बनाते हैं, आप सेटलमेंट्स, फोर्सफुल सेटलमेंट्स, अपने वही हान चाइनीज को लाके वहां पे घर बना रहे। जो नॉर्मल जगह थी वहां पे आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सैटेलाइट इमेजरी तो ये बता रही है कि चाइना इज एसेंशियली मिलिटराइजिंग इट्स एंटायर बॉर्डर्स विद इंडिया, इट इज गेटिंग रेडी। और यहीं पे आप ये देखिए कि चाइनीज डंपिंग, चाहे पे इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी चीप इक्विपमेंट को ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से तो कहानी शुरू होती है। उसके बाद इंडिया की जो कोर इंडस्ट्री है, आप देखिएगा बार बार जो स्टील की कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो जाती है गवर्नमेंट के पास, वो बोलती है इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाइए। चाइनीज गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज करती है, एक तरीके से 20-20, 30-30% का सब्सिडी देती है, और उसके बाद ये बिलो प्राइस जाके दूसरी कंट्री में घुसते हैं, उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर देते हैं, वहां पे कंपटीशन को मार देते हैं। जब कंपटीशन को मार देते हैं तो पॉलिटिशियंस को ब्राइब करते करते धीरे धीरे अपने प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं, और इवेंचुअली पूरी इकोनॉमी में सप्लाई जो आने लगता है वो चाइनीज माल का है। एग्जांपल ले लीजिए श्रीलंका, एग्जांपल ले लीजिए नेपाल को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा, नेपाल में सिर्फ चाइनीज मटेरियल आपको मिलेगा। उनकी खुद की जो प्रोडक्शन है उसको एक तरीके से बिल्कुल डिरेल कर दिया, और इसके कारण क्रिएट होता है ट्रेड इंबैलेंस, और इसी ट्रेड इंबैलेंस से आप बनाते हैं अपने बड़े बड़े कॉफर्स, और उसी कॉफर से आप क्या बनाते हैं, ये जो पूरे मकड़े का जाल है जिसको बेल्ट एंड रोड बोलते हैं आप। और ये बेल्ट एंड रोड एसेंशियली
ये रोड नहीं है, ना ही ये बेल्ट है, ना ही ये पोर्ट है, ये एसेंशियली कंट्रोल है, ये न्यू कोलोनियलिज्म है। कैसे छोटी छोटी कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्री, कैसे उनको डिरेल करें, डिइंडस्ट्रियलाइज करें, इकोनॉमिकली वीक करें, मिलिटरीली इंपोर्टेंट कर दें और उसके बाद सारा तंत्र अपने हाथ में ले ले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना इज वेरी गुड एट 4th and 5th जनरेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, चाइनीज प्रोपेगेंडा। ये नेवल रॉय सिंघम डायरेक्टली वर्किंग, ये कौन बोल रहा है? ये हम नहीं बोल रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है। नेवल रॉय सिंघम हैज क्रिएटेड अ मकड़ा का जाल ऑफ प्रोपेगेंडा मशीनरी फॉर चाइना। और इंडिया में एक वेबसाइट का नाम आता है न्यूज क्लिक, न्यूज क्लिक के ऊपर केस भी चलता है। उसके बाद इसके फाउंडर अभी बेल पे बाहर है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी करता है चाइना, गलवान हो डोकलाम हो, डायरेक्टली कॉन्फ्रंटिंग, जबकि आप बोलते हैं ना पीस चाहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, अब डायरेक्टली देखिए, अब जो रियासी अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, हर जगह आपको फुटप्रिंट्स ऑफ चाइना मिलेंगे, चाहे वो रेडार सिस्टम्स हो, चाहे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, बार्ब्ड वायर लगाना हो, या वेपन्स ट्रेनिंग करनी हो, या वेपन्स की एम्यूनेशन देनी हो, या ग्रेनेड देनी हो, एवरीथिंग इज नाउ रेट्रोफिटेड फ्रॉम चाइना। और फिर आप कार्टोग्राफिक अग्रेशंस भी करते हैं। जो कार्टोग्राफिक अग्रेशन मतलब, कार्टोग्राफिक मतलब मैप बेस्ड अग्रेशन, मैप पे ये जगह का नाम अपने नाम पे कर लिया, सारी जमीन हमारी है। उसी तरीके से दिस वे दे बिहेव इन द साउथ चाइना सी। और उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं? वी आर ऑल्सो गिविंग टिट फॉर टैट। तो तिब्बत की बात पे इंडिया अग्री कर जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पूरे कांग्रेचुनल डेलीगेशन को धर्मशाला जाने देते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हुआ बनाने देते हैं। इसका मतलब समझिए, आप अपने देश में एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं कि यूएस आके खेले, और ये खेलने आप क्यों दे रहे हैं? मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया बहुत बड़े प्रेशर में है यूएस के, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये करना मतलब टिट फॉर टैट। आप चाइना को उसी की भाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। पहले वो अरुणाचल प्रदेश में आपके नाम चेंज करता है, आप भी अपने नाम चेंज करते हैं। तो आज जो तिब्बत के तरफ आपको ये सारे जो एक्शन दिख रहे हैं कि हम कार्टोग्राफिक अग्रेशन का रिप्लाई कर रहे हैं, हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, हम उसी तरीके से मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करते हैं। हमने चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिमिट कर दिया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट कोविड के टाइम में लिमिट किया था। चाइनीज बहुत सारे एप्स को बैन किया, शेल कंपनीज को बैन किया, एनजीओस पे एक्शन किया। एफसीआरए जो रेगुलेशन होता है, कैसे पैसा कहां से आ रहा है, कैसे एम्बेजलमेंट हो रहा है, क्या उस पैसे से चाइनीज प्रोपेगेंडा चला जा रहा है, चाइना की पॉलिसी को सपोर्ट किया जा रहा है, चाइना की वाहवाही करी जा रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे प्रेस को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो चाइना टुडे इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जब यूएस ने, वेस्ट ने ये देखा कि चाइना की जो भी कंपनी आती है वो बहुत प्यार से आती है, हंसते हुए आती है, स्माइल करते हुए आती है, और बहुत ब्यूटीफुली एकदम टेक की बात करेंगे, बाद में जाके पता चलता है कि दे आर एसेंशियली नथिंग बट द आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब हुआई का टेलीफोन हो गया, या कोई चाइनीज कंपनी हो गई जिसके पास जरा सा भी डेटा है, वो सारा डेटा आज चाइनीज मिलिट्री के एक्सेस में जा रहा है। और यही तरीका है, वो बोलते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। इसको एक्चुअली काम में चाइना बहुत पहले ला चुका है। और चाइना हमेशा, याद रखिए, डेकेड्स की बात करता है। और इसलिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं लेके आए हुए फाउंडेशन बैच, 11th बैच हमारा शुरू हो रहा है। और ये आपको अवेलेबल है इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, और एट अ प्राइस ऑफ 29,999। और ये तभी मिलेगा आपको जब आप यूज करेंगे मेरा कोड MV Live। एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी जो प्रिपरेशन होती है, इसमें जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ना तोड़ तोड़ के कोर्सेज बनाए जाते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जहां पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ मिलेगा। और हम आपको प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सारे क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग CSAT, ये सब कुछ इस सिंगल बैच में आपको मिलेगा एट दिस अफोर्डेबल प्राइस। तो एक तरीके से ये एजुकेशन रेवोल्यूशन है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करें। और अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं, आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया, तो पहले आप सिंपल सा ये फाउंडेशन बैच लीजिए, 1-2 महीने पढ़िए। और अगर आपने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई मैंने तो एंथ्रोपोलॉजी ही लेनी है, मेरी एंथ्रोपोलॉजी अच्छी है, मेरी उसी में बैचलर्स है, मास्टर्स है, तो या पब-एड में है, या हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, तो व्हाटएवर सब्जेक्ट यू लाइक, तो आप सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं इन 15,999 इफ यू यूज माय कोड MV Live। विद दैट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, इसके नीचे कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। और ऐसे कोई भी टॉपिक आपको चाहिए जिसके ऊपर मैं डिस्कशन लेके आऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।